चलो नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन होगा वो ये होगा कि कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग कुछ डिफिकल्टीज हैं जो हमें आ सकती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहला क्या दिया उसमें, थियोरेटिकल डिफिकल्टीज, मतलब कौन कौन सी चीज़ें कागज़ में जो लिखी होंगी आपके सामने, तो कौन कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होंगी और कौन कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम का पार्ट होंगी। तो पहला लिखा है कि ट्रांसफ़र पेमेंट, इसको आप ट्रांसफ़र इनकम भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी का पेमेंट है तो किसी के लिए इनकम हुई ना, कोई देता है तो किसी न किसी को मिलता है। तो ध्यान देना, इंडिया के लिए तो बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है इस देश में। एक सेकंड, हाँ, तो कुछ डिफिकल्टीज होती हैं जो हमें देखना है कि जिन चीज़ों को हमको ऐड करना और ऐड नहीं करना। तो व्हाट इज ट्रांसफ़र पेमेंट, देखो इस देश में बहुत सारे इंडिविजुअल्स को घर बैठे जो गवर्नमेंट होती है वो एक सहायता के रूप में पैसा देती है। घर बैठे मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में। क्या क्या होता है, पेंशन घर बैठे मिलती है, अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस मतलब बेरोजगारी भत्ता, है ना, बहुत सारी राज्य सरकारें आपने देखा होगा 500 रुपये 1000 रुपये महीना, स्कॉलरशिप, है ना, चैरिटी डोनेशन के रूप में जो पैसा मिलता है एज ए इंडिविजुअल मिलता है ना, ये सब चीज़ें सरकार का खर्चा है ना। डेफिनेटली हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे ना। देखो लोगों की इनकम तो है नो डाउट, बट ये सरकार का खर्चा है। दूसरी बात ये इनकम आपको प्रोडक्शन एक्टिविटी से कहाँ मिली, है ना, और अपन नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, वही इनकम होगी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी से हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो हमें मिलेगी, हासिल होगी, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, ट्रांसफर पेमेंट्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये सरकार का खर्चा है और ये ऐसा खर्चा है जिसपे सरकार को कोई इकोनॉमिक रिटर्न नहीं मिल रहा। इलीगल इनकम, ये तो हम शो ही नहीं करते, कहाँ से कमाते हैं, जुआ खेल के, कालाबाजारी करके, चोरी चकारी करके, तो ये पैसा क्योंकि ये शो ही नहीं करते ना, पीपल डोंट शो दीज इनकम, और ये होती इतनी है और सरकार को पता इतनी चलती है, तो ये ट्रू पिक्चर बताएगा भी नहीं। तो आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ गया होगा क्या बोल, ठीक है। फिर आ गया अनपेड सर्विसेज। अनपेड सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि वो सर्विसेज जिसके लिए आपको पैसा नहीं मिल रहा है बट वो फाइनल सर्विस है, बट पैसा नहीं मिल रहा। पैसा नहीं मिलेगा तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन ने तो पढ़े मनी वैल्यू होता है सब कुछ, है ना। हम उन्हीं चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ पेड किया जाता है। अब देखो उसमें ऐसी कई दुनिया भर के अनपेड सर्विसेज हैं जो पैसे के लिए लिए और दी नहीं जाती, जैसे कि सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, फाइनल सर्विसेज है भाई, ट्रांसफर नहीं होती सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज ये सर्विसेज कैसे दी जाती है, आउट ऑफ लव, अफेक्शन, मर्सी, सिंपैथी, आपको दया आता है ना, किसी गरीब को खाना खिलाना। टीचर टीचिंग इज ओन चिल्ड्रन लिख सकते हैं अपन, अब मैं अपने बच्चों से थोड़ा पैसे लूंगा यार, टीचर टीचिंग हिज ओन चिल्ड्रन, तो अनपेड ही हुआ ना, सर्विस तो फाइनल हुई। सिंगर सिंगिंग अ सॉन्ग इन हिज ब्रदर मैरिज, ये सब चीज़ें हो सकती है, अनपेड सर्विसेज फाइनल तो है बट इसके लिए पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, आउट ऑफ लव, अफेक्शन, दया भाव से, सिंपैथी, है ना, आपको सामने वाले के लिए सिंपैथी है, चैरिटी के भाव से, तो इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि पैसे का लेन देन नहीं हो रहा। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, नाम से ही क्लियर हो रहा है, वो प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, मतलब वो चीज़ होगी जो आपने खुद कंज्यूम कर लिया, बनाया आपने गुड्स उसके बनाए बट खुद कंज्यूम कर लिया। जैसे कि फार्मर्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगाते हैं बट खुद भी कंज्यूम करते हैं उसमें से बहुत कुछ, और फार्मर्स अलाइड मतलब फार्मर से रिलेटेड लोग जो फार्मर के रॉ मटेरियल को यूज़ कर कर, जैसे कोई फ्रूट बना रहे हैं, कोई सब्जी बना रहे हैं, जैसे वीट होगा, वीट को आपने लिया, वीट से आपने क्या बनाया, ब्रेड, तो ये ब्रेड बनाने वाले को हम प्रोड्यूसर बोलेंगे, फार्मर नहीं कहेंगे, ठीक है। अलाइड मतलब रिलेटेड, है ना, क्योंकि ये जो गुड्स होते हैं ना जो आपने खुद कंज्यूम कर लिया, ये मार्केट में कभी एंटर ही नहीं करते, और जो चीज़ मार्केट में एंटर ही नहीं करती उसको कैसे इंक्लूड करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 एप्पल का प्रोडक्शन किया और 20 खुद कंज्यूम कर लिए, तो मार्केट में कितने एप्पल का, 80, तो ये 20 की वैल्यू उसमें इंक्लूड होगी ना। हमें क्या पता कितनी होगी, तो जो पता ही नहीं उसे इंक्लूड करके करेंगे क्या, क्योंकि वो तो आपने खुद कंज्यूम कर लिया, दैट इज सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। हाँ जी,
तो क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग है इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स। मतलब बाहर की कोई फर्म है, जैसे कि अमेजॉन हो गई, एप्पल हो गई, एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, और वो अगर इंडिया में आके प्रोडक्शन एक्टिविटी करती है तो किस रूप में पैसा कमाएगी सर? प्रॉफिट के रूप में पैसा कमाएगी, वेजेस के रूप में, बहुत सर्विसेज भी दे सकती है, पैसा लगाई एफडीआई के रूप में, एफपीआई के रूप में, तो इंटरेस्ट के रूप में। डेफिनेटली जहां वो प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रही है, अपन ने पढ़े ना रेजिडेंट्स बाहर के लोग में भी, तो ये जो पैसा होगा इंक्लूड होगा ना, बिल्कुल होगा, इट शुड बी इंक्लूडेड। कमा तो इंडिया में ही रही है ना। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। व्हाट इज गवर्नमेंट सर्विसेज? सर वो सर्विसेज जो फाइनल तो होती हैं तो तय, क्योंकि सरकार की सर्विसेज हम नहीं दे सकते, वो सिर्फ सरकार दे सकती है ना। जैसे कि यहाँ लिखा है ना उसमें, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है ना, शहर के अंदर, देश के अंदर कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, उसके लिए खर्चा लगता है सरकार को। डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी सरकारी काम होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, है ना, जस्टिस, न्याय दिलवाना लोगों को। अब मुझे बताइए फाइनल सर्विस है क्या? यस सर है, ये तो तय है। अब मुझे एक बात बताइए आप, जैसे कि आर्मी, नेवी, जो सरकार एजुकेशन और हेल्थ की सर्विसेज दे रही है, लॉ एंड ऑर्डर, उसकी एक्चुअल मनी वैल्यू आपको पता है? मतलब जो सर्विस जिस रूप में वो मिल रही है, फ्री में भी मिलती है, तो उसका मार्केट वैल्यू क्या होगा? नहीं पता ना। तो उसमें लिखा ना, इनकी मार्केट प्राइस निकालना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये तो फोकट में मिलती है बेसिकली। तो जब आप उनको जब आपको इनकी रियल वैल्यू पता ही नहीं, तो इसको इंक्लूड करके करोगे क्या? और करोगे तो फिर डिफिकल्टी होगी। अब लॉजिक समझ रहे हैं? क्योंकि ये सर्विसेज इकोनॉमिक तो हैं, कई सर्विसेज उसमें इकोनॉमिक है, कई अब इसके थोड़ा ना पैसे लेती है सरकार आपसे, डिफेंस के, अगर आपकी रक्षा करती है तो। कानून व्यवस्था बनाने के थोड़ा ना पैसे लेती है सरकार आपसे, है ना। कई बार फ्री में भी एजुकेशन होता है, कम में भी होता है, कई बार फ्री में भी हेल्थ होती है, कम में भी होती है, सरकार की तरफ से बता रहा हूँ। तो इसलिए वेरी डिफिकल्ट टू, क्योंकि इनकी रियल वैल्यू आपको नहीं पता, क्योंकि इन सर्विसेज को हम रियल वैल्यू में निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चेंजिंग प्राइस लेवल। छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। कभी कभी चीज़ों के अगर दाम बढ़ने लगे, जैसे कोरोना के बाद एक बूम पीरियड आया था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, चीज़ें महंगी होने लगी क्योंकि सबको चाहिए थी, शादी के कारण, है ना, दिवाली का फेज आया, बट प्रोडक्शन एक्टिविटी में उतना फर्क नहीं आया, उतना का उतना ही था। तो अब सिर्फ मनी वैल्यू बढ़ने पर हम बोलेंगे कि रियल नेशनल इनकम? नहीं, वो तो सिर्फ मनी वैल्यू बढ़ रही, चीज़ें महंगी हो रही है। देखो इसमें लिखा है व्हेन द प्राइस लेवल इंक्रीज, प्राइस लेवल बढ़ेगा तो रेंट भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, वेजेस भी बढ़ेंगे, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। नेशनल इनकम भी क्या शो करता है? इंक्रीज, इवन दो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा आपका, हो सकता है प्रोडक्शन कम भी हो गया हो, मगर चीज़ें इसलिए महंगी हो रही क्योंकि सबको लॉन्च चाहिए, सबको कोरियोग्राफर चाहिए, सबको मेकअप वाला चाहिए। आप लॉजिक समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको रेस्टोरेंट जाना है, सबको खाना खाना है। और कई बार उल्टा भी होता है, व्हेन प्राइस लेवल फॉल्स, नेशनल इनकम डिक्रीज होती है, भले प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, है ना। जब अच्छी फसल होती है, अच्छी फसल का मतलब क्या है? अच्छा खासा प्रोडक्ट। अब अच्छी फसल होगी तो इजीली अवेलेबल होगी, इजी अवेलेबल होगा तो प्राइसेस कम ही होंगे ना। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी तो हुई, बट क्योंकि एबेंडेंस में प्रोडक्शन हुआ, एबेंडेंस समझते हैं ना ज़्यादा, उस वजह से दाम गिर गए। तो प्राइस लेवल कम ज़्यादा होने से आप एक्चुअल नेशनल इनकम का पता लगा सकते हैं, बट लगाना बहुत मुश्किल है। अगर सिर्फ मनी वैल्यू को देख रहे हो, प्रोडक्शन एक्टिविटी को नहीं देख रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। सिर्फ नाम का मनी वैल्यू बढ़ा, बट देश के अंदर कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ठीक है, ये हो गई आपकी थियोरेटिकल डिफिकल्टीज। अब प्रैक्टिकल, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया कि हम सिर्फ फिनिश गुड्स की वैल्यू को काउंट करते हैं, है ना, फाइनल गुड्स की वैल्यू को, उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी क्या रहती है? इंक्लूड रहती है। और अगर काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग। लिखा ना, 2 बार काउंट हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें फ्लोर मतलब आटा, यूज बाय अ बेकरी टू प्रोड्यूस, क्या बनाते हैं लोग? जैसे मान लो इन्होंने ब्रेड बनाया, तो ब्रेड हो गया फाइनल गुड्स। ये भी ब्रेड का फाइनल गुड्स होगा जब उसका हाउस होल्ड खरीदेगा। ठीक है, हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को काउंट करेंगे, तो इसलिए बहुत डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनल गुड्स क्या और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। इंडिया में अभी भी स्पेशली इंडिया की बात करेंगे हम, इंडिया में अभी भी बहुत जगहों पर, मतलब गांव देहात में नॉन मॉनिटाइज सेक्टर है। मतलब अभी भी लोग चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज करते हैं कि मैं तुमको अपने सेब ला के देता हूं, तुम मुझे बदले में चावल दे दो। करते हैं लोग, भले उसकी मनी वैल्यू होती है, बट चीज़ों को वो एक्सचेंज के बदले एक्सचेंज करते हैं। एग्रीकल्चर में लिखा है अभी भी हमारे यहाँ पर यही, जिंदगी जीने के लिए फार्मिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे देश में, है कि नहीं है? तो लिखा है ना इसमें, अ मेजर पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन इज पार्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड
सर्विसेज, कि जिसकी पोल्ट्री फार्मिंग का काम है वो बोलेगा भैया एक काम कर, मेरे से मुर्गी ले लो और मेरे को दूध दे दे तू, क्योंकि मेरे पास दूध नहीं। भले उस मुर्गी की वैल्यू मनी में है, बट चीज़ों के बदले चीज़ एक्सचेंज होती है। और अपन ने क्या पढ़े अभी कि नेशनल इनकम मनी वैल्यू में होना चाहिए, मतलब मनी एक्सचेंज होना चाहिए, वो मनी तो एक्सचेंज हो रहा नहीं। तो इसलिए हम ऐसी चीज़ों को, जहाँ चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज हो रही है, बार्टर सिस्टम नहीं है क्योंकि मनी वैल्यू तो है ना उनकी आज, बट मनी में नहीं हो रहा, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हमारे आजू बाजू वालों से हम लोग कई बार सामान लाते हैं ना, खरीद के नहीं, मतलब ऐसे कि आंटी जी ये दे दीजिए, तो वो चीज़ों को हम कहाँ से ऐड करेंगे सब, है ना। अभी भी हमारे देश में नॉन मॉनेटरी सेक्टर एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमारा बहुत ही रूरल देश है ना। अब कौन कितना पैसा कमा रहा है या कौन कितने धंधे कर रहा है, कौन कितने बिजनेस कर रहा है, ये तो आप खुद बताएंगे, और सरकार के पास तो उसका डेटा होता नहीं है। आप बताओगे नहीं तो पता चलेगा नहीं। तो लिखा है ना इसमें, करेक्ट डेटा ऑन प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना खर्चा लग रहा है, किसमें, क्रॉप्स उगाने में, मछलियों का काम करने में, एनिमल हस्बेंड्रीज, फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्मॉल बिजनेसेस। ये अवेलेबल ही नहीं क्योंकि लोग बताते ही नहीं है। मछुआरे थोड़ी ना बताते हैं अपने बारे में, जो बिजनेस है ना, जो जानवरों का काम कर रहे हैं उसकी जानकारी नहीं सरकार के पास में, जो फॉरेस्ट्री मतलब जंगलों के अंदर जो काम हो रहा है उसकी जानकारी नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्कर का तो कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं होता। बिसाइड दिस, जो डेटा है ऑन अनअर्न्ड इनकम, जो पैसा आपको मिला ही नहीं है ना, मतलब मिला बट आपने अर्न नहीं किया। जैसे मैंने बताया ना ट्रांसफर इनकम, जैसे शादियों में जो लिफाफे मिलते हैं वो कहाँ से आएगा, वो प्रोडक्शन एक्टिविटी, मगर आपने अर्न तो किया, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी से अर्न नहीं किया बट आपको पैसा तो मिला ना। बर्थडेज में मिलता है, जैसे कोई स्पोर्ट्स में जा रहे हो तो वहाँ स्पोर्ट्स में गिफ्ट्स मिलते हैं, नहीं होते, कोई एनुअल गैदरिंग है, ये अनअर्न्ड इनकम है, मतलब आपने अर्न नहीं किया बट आपको पैसा तो मिला। तो ये सब सरकार के पास कहाँ डेटा, शादियों में तो लोगों को लाखों रुपए जमा होते हैं, है ना, ये सब डेटा सरकार के पास अवेलेबल नहीं है। तो जो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है उसको इंक्लूड क्या करें। डिप्रिशिएशन वाला तो अब भी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि ये वो एसेट्स होती है जिनको हम प्रोडक्शन एक्टिविटी में बार बार यूज़ करते हैं, और बार बार यूज़ करने से उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। सो उसमें लिखा है कि देयर आर नो यूनिफॉर्म, मतलब कोई एक तरीका नहीं है डेप्रिशिएशन निकालने का। आप भी तो पढ़ते हैं, अब जैसे कार की डेप्रिशिएशन वैल्यू अलग तरीके से घटती है उसके चलने पर, उसके नए मॉडल आने पर। जेरोक्स मशीन की वैल्यू उसकी टेक्नोलॉजी पर, उसके यूज़ पर तो अलग अलग तरीके से होता है, तो हम डिडक्ट नहीं कर पाते कि कितना डिप्रिशिएट हुआ। आप खुद सोचो, इसलिए मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि हम चाहते तो है कि हम एनडीपी निकालें, मतलब नेट वैल्यू, बट एक्चुअली हम क्या निकालते हैं, जीडीपी निकालते हैं, ग्रॉस वैल्यू। अब मुझे बताओ, इस लैपटॉप को बनाने में मशीन लगी होगी, अब वो मशीन डेप्रिशिएटेड है, तो इस लैपटॉप, ये लैपटॉप 60,000 का था, तो उसमें मशीन की कितनी वैल्यू ऐड की, बताई क्या कंपनी ने हमको, नहीं बताई ना, नाम पता कर पाया। आप समझ रहे हैं, तो इसलिए हमने उसको ऐड ही कर दिया। मतलब ये लैपटॉप अगर 60K का है तो समझ लो 5,000 का टैक्स है, तो 50,000 इसकी एक्चुअल क्या होगी, 55,000 क्या होगी इसकी मनी वैल्यू। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट एंड डिडक्शन वैल्यू, डेप्रिशिएटेड वैल्यू, क्योंकि माइनस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और कोई एक तरीका नहीं है, हर एसेट्स को अलग अलग तरीके से डेप्रिशिएट किया जाता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस बहुत अच्छा है। जब आपकी एग्जिस्ट कैपिटल गेन, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, कोई कार है जो इकोनॉमिकली यूज कर रहे हैं बिजनेस में, है ना, हाँ, तो क्या होता है, जैसे आपके पास कोई जमीन है या कोई गाड़ी है, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, जैसे मैगी पे बैन लगा, तो yippee को कैपिटल गेन हुआ ना, मतलब yippee ने नया फैक्ट्री तो क्रिएट नहीं किया, उसी फैक्ट्री पर ज़्यादा नूडल्स का प्रोडक्शन किया। जब कोई हाईवे बनता है तो आजू बाजू की ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है, तो नई ज़मीन तो आपने पैदा नहीं किया, एग्जिस्टिंग रेंट बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं, जैसे अभी शादियाँ हो रही हैं तो लॉन के चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो कैपिटल गेन्स, आपने नया तो कुछ क्रिएट नहीं किया, तो जब नया क्रिएट नहीं किया, सिर्फ या तो किसी को गेन होगा या किसी को नुकसान होगा। जैसे कोरोना काल में कैपिटल लॉसेस बहुत हुए, एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, हो कि नहीं हुआ। और प्रॉपर्टी ओनर्स को ही होता है बेसिकली, जिनकी प्रॉपर्टी है, जैसे मेट्रो बन रही है नागपुर में, तो उसके आसपास की वैल्यू में कैपिटल गेन होगा। आसपास कुछ नया तो क्रिएट हुआ नहीं, सिर्फ वैल्यू बढ़ गई, है ना, क्योंकि डिमांड की वजह से, इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से। इसको हम इंक्लूड क्यों नहीं करते, क्योंकि ये करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट ही नहीं है ना, क्योंकि जमीन तो वहाँ बहुत सालों से है बिल्डिंग तो बहुत सालों से है, समझ रहे हो, लॉन तो बहुत सालों से बना पड़ा है, और अपन सिर्फ करंट ईयर की वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं। क्लियर है। तो ये जो गेन और लॉसेस है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज इट डज नॉट कम्स फ्रॉम द करंट ईयर प्रोडक्शन एक्टिविटी।
इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। हमारे देश में बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इनकम को रिकॉर्ड ही नहीं करते, मतलब उनको खुद को नहीं पता कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं, कितने का सामान बेच रहे हैं, तो वो कहाँ सरकार को बताएंगे, है ना। और बेसिकली हम लोग बताते कैसे हैं, मतलब हम लोग कैसे बताते हैं कि पैसा कमा रहे हैं, इनकम टैक्स फाइल करके। अब 3-3.5% लोग तो यहाँ देश के अंदर टैक्स फाइल करते हैं, टैक्स देते हैं, तो कहाँ सरकार को पता चलेगा। अच्छा, ये एक दिक्कत है कि वर्किंग पॉपुलेशन देश के अंदर कितनी है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग उन पर डिपेंडेंट है, उससे भी क्लियर होता है ना। क्योंकि हम नेशनल इनकम निकालते कैसे, मतलब नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, उससे पता चलता है पर कैपिटा इनकम। तो ज़्यादा लोग काम करेंगे तो बेटर होगा ना, आपकी इंडिविजुअल इनकम ज़्यादा दिखेगी। फार्मर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर, साल भर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं होते, आधा साल खाली भी होते हैं, तो ऑफ सीजन में क्या करते हैं फिर वो, कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे चले जाता है, कोई गाड़ी चलाना चालू कर देता है, आपको पता है ना ये बात, अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशंस। अब वो अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशंस वो बताते कहाँ हैं सरकार को, आप समझ रहे हैं, आप पता करना बहुत मुश्किल है। खेती बाड़ी की इनकम बताते हैं, उस पर एग्जम्पशन हो जाता है, और बाकी इनकम पता नहीं होती। ठीक है, क्लियर है क्या बोल रहा हूँ आपको मैं। लोगों के अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशंस होते हैं, बट कई लोग, जैसे लोगों के पास में 4 गाड़ी है, 4 कार है, वो चारों कार ट्रांसपोर्टेशन पे चल रही है ना। और वो आदमी समझ लो कहीं किसी बैंक में काम कर रहा है, तो बैंक की इनकम तो सरकार को पता है, बट 4 कार से आने वाली इनकम नहीं पता ना सरकार को, अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशंस। तो नेशनल इनकम हमेशा कम ही बताई जाती है, इसलिए सरकार को कम पता चलती है। इसलिए सरकार फिर क्या करता है कि लोग बता रहे नहीं है, तो फिर सरकार अपने तरीके से पता करता है, वो तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें जहाँ पर, वो जगह जहाँ पर आपके रॉ मटेरियल रखे हैं, वो गुड्स रखे हैं जो फिनिश गुड्स नहीं है, या फिनिश गुड्स हैं तो कितने में बिकेंगे हमें नहीं पता। जैसे आप किसी भी जनरल स्टोर वाले क्या रहते हैं, रिटेलर के पास, तो उसके पास सामान रखा होता है ना, वो इन्वेंट्री है उसकी, तो वो इन्वेंट्री कितने में बिकेगी आप बोल सकते हो। अब कल फिर से कोरोना का लॉकडाउन हो गया तो वैल्यू तो खत्म हो जाएगी उसकी, है ना। रखे रखे सड़ गया तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, एक्सपायरी डेट आ गया तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब किसी दुकान में मोबाइल फ़ोन रखे हैं तो वो मोबाइल फ़ोन इन्वेंट्री हुई, और वो मोबाइल कितने में बिकेगा, नया फ़ोन आ गया तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें हैं जो या तो रॉ मटेरियल है, उसको तो हम काउंट करेंगे नहीं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सेमी फिनिश गुड्स, जैसे मैगी टाइप की, नूडल्स टाइप की चीज़ें होगी। सेमी फिनिश गुड्स मतलब जो कच्चा पक्का है ना, सब्जियों को बोल सकते हैं आप सेमी फिनिश गुड्स। कई सब्जियां हम वैसे भी खाते हैं और उसको बना के भी खाते हैं, जो स्टॉक के रूप में आप मेंटेन करते हो। तो स्टॉक की वैल्यू कैसे ले लोगे आप, क्योंकि स्टॉक की जो वैल्यू है, ज़रूरी नहीं है ना कि फाइनल वैल्यू उतनी ही होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, वो आपकी फाइनल वैल्यू को डिस्टर्ब कर सकती है। तो आप कैलकुलेट करो कि कितने की इन्वेंट्री है, यानी कितना माल आपके पास रखा है और वो मार्केट में जाएगा। बट ऐसे कैलकुलेट करना कि एक्चुअल वैल्यू भी पता चले। पता चला आपने 100 रुपये का माल रखा है और वो मार्केट में आप उसको 1000 रुपये में बेच रहे हो, तो ये तो गलत है ना। तो केयरफुल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉस्ट अकाउंटेंट हायर किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्रीज में, जो आपकी इन्वेंट्रीज के कॉस्ट को कैलकुलेट करें। ठीक है, रखा हुआ माल कितने में जाएगा नहीं पता, तो सही तरीके से कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो डिफिकल्टीज है, इसमें से एक ना एक डिफिकल्टी आपको मीनिंग और डेफिनेशन के साथ लॉन्ग आंसर में आएगी, तो उसको प्रिपेयर करें। ओके बच्चों, ये समझ गया तो समझ लो आधा चैप्टर समझ गया।